क्या आप भी चाइनीज ड्रामास के फैन हैं? तो ये चैनल आपके लिए बना है और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नए चाइनीज ड्रामा को जिसका नाम है मिस्टर बैड। तो चलिए सबसे पहले इस ड्रामा की स्टोरी लाइन जान लेते हैं। ये है नानजिंग जो इस ड्रामा की फीमेल लीड है और इसको नॉवेल लिखने का बहुत शौक है। लेकिन एक दिन अचानक से इसकी नॉवेल का विलेन नॉवेल से निकलकर बाहर आ जाता है। लेकिन नॉवेल का विलेन ही इस ड्रामा का मेल लीड होने वाला है जिसका नाम है शाओ डी। सो गाइज, इस ड्रामा में आपको कॉमेडी, कपल फाइटिंग, रोमांस, फैंटेसी सब कुछ देखने को मिलने वाला है। तो चलिए जल्दी से ड्रामा स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगले सीन में शाओ डी को दिखाया गया है जो सोच रहा है कि मैं पता नहीं कौन सी जगह आ गया हूँ। ये जगह तो बहुत अजीब लग रही है। अगर मुझे इस जगह की हिस्ट्री बुक्स मिल जाए तो मैं पता लगा पाऊंगा कि ये कौन सी डायनेस्टी है। तभी वहाँ दो लड़कियाँ उसे रोकती हैं और उससे कहती है कि तुम अभी रोड क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर रेड लाइट जली हुई है। शाओ डी सोचता है कि ये रेड लाइट क्या होती है। थोड़ी देर बाद वो एक आदमी को देखता है जो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। शाओ डी को लगता है कि ये आदमी पागल है क्या, ये अकेला ही किससे बातें कर रहा है। इसके बाद वो लड़कियां उसे एक लाइब्रेरी दिखाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम हिस्ट्री बुक्स के बारे में बात कर रहे थे ना, यहाँ तुम्हें सारी बुक्स मिल जाएंगी, पर ये अभी लाइब्रेरी बंद हो चुकी है तो तुम यहाँ कल आ जाना। इसके बाद वो लड़कियाँ उससे कहती है कि तुम क्लासिकल स्टाइल में बहुत अच्छे लग रहे हो, हम तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेना चाहते हैं। शाओ डी को समझ नहीं आता कि सेल्फी क्या होती है, लेकिन वो उनसे हाँ कह देता है। इसके बाद वो भी उनकी तरह पोज देकर फोटो खिंचवाने लग जाता है। जब वो लड़कियां वहाँ से चली जाती है तो शाओ डी बंद लाइब्रेरी में ही एंटर कर जाता है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया गया है कि नानजिंग अपने घर चली जाती है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम इतनी देर से किसके साथ थी। नानजिंग कहती है कि वो एक दुष्ट लड़का था, अगर वो मुझे दोबारा मिल जाए तो मैं उसे मुक्का मारूंगी। इसके बाद वो टीवी पर लूजिंग का इंटरव्यू देखने लग जाती है। उसकी मॉम कहती है कि इसके पास जो लेडी खड़ी है वो पक्का इसकी गर्लफ्रेंड होगी। नानजिंग कहती है नहीं मॉम, ये ओनली कॉलेज फ्रेंड्स हैं। वहीं दूसरी ओर शाओ डी हिस्ट्री बुक्स ढूंढने में लगा हुआ है। तभी उसे चाइना मॉडर्न हिस्ट्री नाम से एक बुक मिलती है जिसको पढ़ने के बाद उसे पता लगता है कि वो 500 साल आगे फ्यूचर में आ चुका है। इसके बाद वो और भी बहुत सारी बुक्स निकाल कर पढ़ने लग जाता है। अगले सीन में नानजिंग को दिखाया गया है जो डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसे कौन सी ड्रेस कल इंटरव्यू के लिए पहननी चाहिए ताकि लूजिंग उसे नोटिस कर पाए, और उसको सभी ड्रेस बहुत ही सिंपल लग रही होती हैं। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है। नानजिंग अपनी मॉम से कहती है मॉम प्लीज़ आप मुझे कल अपनी कोई ड्रेस दे देना। इसके बाद अगली सुबह नानजिंग रेडी होकर इंटरव्यू के लिए जाती है। इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि आपने कभी कोई काम किया है। नानजिंग कहती है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तब मैंने कई पार्ट टाइम जॉब्स की थी। इसके बाद वो उससे पूछते हैं कि आप यहाँ असिस्टेंट की पोस्ट पर क्यों काम करना चाहती हो। नानजिंग एक्साइटेड होकर कहती है कि मिस्टर ल्यूजिंग की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इसलिए मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। इसके बाद वो लोग उससे उसके बारे में कुछ बताने के लिए कहते हैं। नानजिंग कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ। तभी वहाँ लूजिंग आ जाता है और नानजिंग उस पर से अपनी नज़र हटा ही नहीं पाती। लूजिंग उसके सामने ही आकर बैठ जाता है। वो उससे कुछ क्वेश्चंस भी पूछता है लेकिन नानजिंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी वहाँ एक लेडी आती है और वो लूजिंग से पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। लूजिंग कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही देखने के लिए आ गया था, और इसके बाद वो वहाँ से उठकर चला जाता है। मिस ये लूजिंग से कहती है कि ये तो बस एक छोटा सा इंटरव्यू था, तुम वहाँ पर्सनली क्यों गए थे और उस बेचारी लड़की को ऐसे घूर क्यों रहे थे, लगता है तुम अपने लिए कोई नया असिस्टेंट नहीं रखना चाहते। लूजिंग उससे कहता है कि मैं किसी स्ट्रेंजर को अपने साथ नहीं रखना चाहता। मिस ये कहती है अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हारी असिस्टेंट बन जाऊं और हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने रहूं, है ना? लेकिन मैं अब ये काम नहीं कर सकती क्योंकि अब मुझे CEO की सैलरी लेने की आदत हो गई है। इसके बाद अगले सीन में नानजिंग इंटरव्यू देकर वापस जा रही होती है और सोचती है कि मैं उसके सामने क्यों कुछ नहीं बोल पाई, मैंने अपने आइडियल के साथ काम करने का मौका भी गवा दिया। इधर शाओ डी लाइब्रेरी की लगभग सभी बुक्स को पढ़ चुका है लेकिन उसे ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर वो इस दुनिया में कैसे आ गया। इसके बाद अगले सीन में दिखाया गया है कि नानजिंग कॉफ़ी पीने के लिए रुक जाती है और वो सोचती है कि कोई बात नहीं, अगर मैं इंटरव्यू में पास नहीं हुई तो मैं इससे भी अच्छा कुछ कर सकती हूँ। कॉफ़ी पीने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन उसकी हील्स एक दरार में फंस जाती है। वो उनको निकालने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाती। वहाँ पर एक कपल भी बैठा हुआ था जो सेल्फी ले रहे थे। नानजिंग धीरे से बोलती है कि ये लवी दवी करना बंद करो और मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। जैसे ही वो हेल्प करने के लिए बोलती है तो वहाँ पर टाइम स्टॉप हो जाता है और जहाँ पर शाओ डी बैठा हुआ था वहाँ पर भी टाइम स्टॉप हो जाता है। शाओ डी को नानजिंग की हेल्प मांगने वाली आवाज़ सुनाई देने लगती है और वो वहाँ से गायब होकर नानजिंग के पास पहुँच जाता है। उसके पहुँचने के बाद टाइम फिर से चालू हो जाता है और फिर वहाँ एक लड़की आकर शाओ डी के हाथ में रोज़ दे देती है और उससे कहती है कि ये आज के लिए फ्री है। शाओ डी सोचता है कि मैं अचानक से यहाँ कैसे आ गया। तभी उसकी नज़र नानजिंग पर पड़ती है। वो सोचता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसका कहीं इस लड़की से कोई कनेक्शन तो नहीं है। इसके बाद वो नानजिंग के पास जाता है और उसको वो रोज़ दे देता है और वो फिर उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो उससे अपना नाम बता देती है। शाओ डी उससे कहता है कि तुम ही मेरे सभी सवालों का जवाब हो जिन्हें मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था।
ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर आप ऐसे ही नए नए चाइनीज ड्रामाज हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस चैनल इज मेड ओनली फॉर चाइनीज।